स्टार्ट कर रहे हैं अपनी अकाउंटिंग फॉर कंपनीज। ने ये पढ़ लिया है कि पार्टनरशिप की अकाउंटिंग कैसे होती है, उसके खुलने से लेकर उसके बंद करने तक की पूरी कहानी हमने पढ़ ली। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि एक कंपनी अपने पैसों का इंतजाम कैसे करती है। हम अकाउंटिंग फॉर कंपनीज में ना बहुत कुछ नहीं पढ़ने वाले हैं, हम सिर्फ इसके अंदर ये पढ़ने वाले हैं कि कंपनी पैसों का इंतजाम कैसे करती है। आपने ना क्लास 11th में एक चैप्टर पढ़ा था बिजनेस स्टडीज के अंदर, फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी, जिसके अंदर ये बताया गया था कि एक कंपनी कैसे खोली जाती है, कितने स्टेजेस होती हैं कंपनी को खोलने के लिए। तो उसके अंदर पहली स्टेज थी प्रमोशन। प्रमोशन का मतलब क्या होता है? सिर्फ इतना कि जहां पर एक आइडिया लेकर आते हो आप कि किस तरीके से कंपनी को खोला जाएगा, क्या काम किया जाएगा, तो एक प्रमोटर होता है, वो आपके लिए एक आइडिया लेकर आता है बिजनेस अपॉर्चुनिटीज के लिए। ठीक है, सेकेंड उसके अंदर स्टेज होती है इनकॉर्पोरेशन की। इनकॉर्पोरेशन मतलब जब आपने सोच लिया कि आपको क्या काम करना है, कौन सा काम आपके लिए फायदेमंद है, बहुत सारे स्टडीज करने के बाद ही डिसाइड होता है। उसके बाद जब आपने सोच लिया ना कि आपको क्या काम करना है, तो आपने अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराना होता है। तो इनकॉर्पोरेशन के स्टेज का मतलब है कि नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने हैं और कंपनी को रजिस्टर कर लेना है। अगर आप एक प्राइवेट कंपनी खोलने जा रहे हो तो इनकॉर्पोरेशन के बाद से ही आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाता है और आप अपनी कंपनी के काम कर सकते हो। बट अगर आप एक पब्लिक कंपनी हो तो आपको कुछ आगे के स्टेप्स भी परफॉर्म करने होते हैं, जिसमें तीसरा स्टेप था कैपिटल सब्सक्रिप्शन, जिसके अंदर आप लोगों से पैसा इकट्ठा करते हो अपने बिजनेस को चलाने के लिए। कैपिटल समझते हो ना? कैपिटल का मतलब क्या होता है? जो पैसा बिजनेस में लगाया जाता है। अब बिजनेस से पैसा दो तरीके से लगाया जाता है, या तो अपना पैसा यानी कि अपने जो बिजनेस है उसकी हिस्सेदारी देकर, या किसी से पैसा उधार लेकर। तो बेसिकली थर्ड स्टेज में आप अपने कंपनी की, अपने बिजनेस की हिस्सेदारी देकर लोगों से पैसा इकट्ठा करते हो। फोर्थ स्टेज होती थी उसके बाद कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, यानी कि आपको एक सर्टिफिकेट मिलता था कि आप सारी डिक्लेरेशन दे देते थे कि हमने जितना काम था, जो फॉर्मेलिटीज थी, हमने सारी पूरी कर दी है। तो आपको रजिस्ट्रार एक कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का सर्टिफिकेट देता था, जिसके बाद से आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते थे। तो मैंने जो तीसरे स्टेज की बात करी ना, कैपिटल सब्सक्रिप्शन, हमारा जो अकाउंटिंग फॉर कंपनी का पहला चैप्टर है वो उसी के ऊपर ही बेस्ड है, जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। जहां पर बेसिकली आप पैसा इकट्ठा करना ही सीखोगे कि जब हम अपनी पब्लिक से, जब एक कंपनी पब्लिक से पैसा लेती है तो वो पैसा किस तरीके से लेती है, क्या प्रोसीजर होता है, क्या तरीका होता है, क्या क्या काम करना पड़ता है, वो सारी चीजें आप इस चैप्टर के अंदर सीखने वाले हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बेसिक चीजों की तरफ चले। हम कह रहे हैं कि हम अकाउंटिंग फॉर कंपनीज पढ़ने जा रहे हैं, तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज अ कंपनी। हम किसको कहते हैं कंपनी? कौन सी एंटिटी कंपनी कहलाती है? पार्टनरशिप कौन कहलाती है? पार्टनरशिप फर्म क्या होती है? जहां पर दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर एक बिजनेस को स्टार्ट कर लेते हैं, वहां पे रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं होता। ठीक है, लेकिन जब हम बात करते हैं ना कंपनी की, तो कंपनी एक ऐसा एसोसिएशन है, एक ऐसी एंटिटी है जिसका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है अंडर कंपनीज एक्ट। फिलहाल हमारे पास चल रहा है कंपनीज एक्ट 2013। तो जो भी एंटिटी, जो भी बिजनेस इस एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है वो एक कंपनी है। बट क्या सिर्फ कंपनीज एक्ट 2013 वाली एसोसिएशन ही कंपनी कहलाएंगे? नहीं, पहले चलता था कंपनीज एक्ट 1956 और उससे पहले भी कुछ एक्ट चलते थे। ये तो अमेंडमेंट मतलब चेंजेस आते हैं तो ईयर चेंज हो जाता है, लेकिन एक्ट हमारा वही रहता है। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि चाहे आप कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड हो, चाहे उससे पहले जो हमारे लॉ चल रहे थे कंपनीज के, चाहे उसमें आप रजिस्टर्ड हो, बट आप एक कंपनी कहलाओगे। ठीक है, अब किसी भी कंपनी को कंपनी का दर्जा, यानी कि कोई एक कंपनी अगर होती है तो उसके फीचर्स क्या क्या होते हैं? पहला फीचर इनकॉर्पोरेशन। अगर आपको अपने आप को कंपनी कहलाना है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा? अपने आप को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा कंपनीज एक्ट के अंदर। ठीक है, नई कंपनी हो तो भाई 2013 वाले एक्ट में ही कराओगे, और अगर आप एक पुरानी चलती हुई कंपनी है तो ऑलरेडी आप किसी कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड होगे। बात समझ आ गई? सेकेंड, सेपरेट लीगल एंटिटी। जब आप रजिस्ट्रेशन करा देते हैं ना, जैसे किसी भी एक बच्चे का जब जन्म होता है तो उसका एक बर्थ सर्टिफिकेट मिलता है ना उसे, वो बर्थ सर्टिफिकेट ये शो करता है कि आप इस दिन से इस धरती पर बोझ बन के पैदा हो चुके हो। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से जिस दिन आप कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्ट्रेशन करा लेते हो ना, तो आपकी कंपनी भी अब से इस धरती पर एग्जिस्ट करती है। फर्क सिर्फ इतना है कि आप एक नेचुरल पर्सन हो जो इमोशन शो करते हो, हंसना, गाना, रोना, ये सब शो कर सकते हो, बट कंपनी अपना दर्द बता नहीं पाएगी क्योंकि वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है। आप एक नेचुरल पर्सन हो, लेकिन कंपनी क्या है? एक आर्टिफिशियल पर्सन जिसकी अपनी खुद की आइडेंटिटी है। क्यों? क्योंकि उसका क्या हो चुका है? रजिस्ट्रेशन। ठीक,
उसके बाद सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब फिर यही आपको समझ में आ चुका होगा कि सेपरेट आइडेंटिटी है फ्रॉम इट्स शेयर होल्डर्स। आपके पिताजी का जो सरनेम है वो जरूर जुड़ता है आपके नाम के साथ, लेकिन इस दुनिया में आपकी अपनी एक अलग पहचान है। आपकी हर एक चीज, आपका वोटर आईडी कार्ड भी आपके नाम से बनेगा ना। ये तो है नहीं कि पिताजी के वोटर आईडी से आप वोट दे सकते हो, नहीं, आपका आधार कार्ड अलग बन रहा है। क्यों? क्योंकि वो आपकी एक सेपरेट एंटिटी है ना। ठीक उसी तरीके से एक कंपनी की भी रजिस्ट्रेशन के बाद अपने शेयर होल्डर से, अभी चलो नहीं पता तुम्हें शेयर होल्डर, कोई बात नहीं, आप ये मान लो कि जिन्होंने उस कंपनी को बनाया उनसे उसकी आइडेंटिटी क्या होती है, अलग होती है। ठीक, नेक्स्ट आर्टिफिशियल पर्सन। अब क्योंकि आपने कह दिया कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, तो भाई अब क्या हो सकता है उससे? मैंने कहा कि आप अपनी एक अलग आइडेंटिटी रखते हो, तो हालांकि हमारा जो लॉ है वो हम लोगों को तो एक लिमिट के साथ कह देता है कि 18 साल के बाद आप ये कर सकते हो, 18 साल के बाद लाइसेंस मिलेगा, तो 18 साल की उम्र के बाद आप ये बाकी की चीजें भी कर सकते हो, है ना, समझ गए होगे कौन सी सारी चीजें। और अपने नाम पे अगर आपको प्रॉपर्टी खरीदनी हो या फिर लोन वगैरह लेना हो, तो हमारे सरकार ने, लॉ ने एक लिमिट सेट कर रखी है। बट जब आप एक कंपनी की बात करते हो ना एज एन आर्टिफिशियल पर्सन, तो कंपनी अपने नाम पे प्रॉपर्टी ले सकती है, कंपनी अपने नाम पे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकती है, और कंपनी के नाम पर केस फाइल होता है। फॉर एग्जांपल, तुम चाय बनाने जा ही रहे थे, तुमने चाय पत्ती का डब्बा खोला, एक बिल्कुल ब्रांडेड चाय पत्ती का तुमने डब्बा खोला, चाय पत्ती डाल ही रहे थे कि उसमें एकदम से तुम्हें पूंछ दिखाई दी, और वो पूंछ किसकी थी? एक छिपकली की, मरी हुई छिपकली निकली, और अचानक से तुमने चम्मच को फेंकते हुए तुम चिल्लाए और पूरा डब्बा तुम्हारा नीचे गिर गया, और तुरंत तुम्हारे मुंह से आवाज निकली उस कंपनी का नाम, इस पे केस फाइल करूंगा या करूंगी। अब क्यों? आपने उस कंपनी के ऑनर का नाम तो नहीं बोला होगा, पता ही नहीं होता, हम उस प्रोडक्ट को उसकी कंपनी के नाम से जानते हैं ना। चलो तुमको नाम पता भी ऑनर का, उसके बावजूद भी जब कोर्ट में केस जाएगा ना, तो उस कंपनी वर्सेस यू, यानी कि आपका नाम लिखा जाएगा, क्योंकि कंपनी क्या है? एक आर्टिफिशियल पर्सन है। समझ गए? तो जब आप एक आर्टिफिशियल पर्सन बन जाती है जब आपकी कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन बन जाती है, यानी कि वो रजिस्टर्ड हो जाती है, तो उसके नाम से सब कुछ होता है, और उसे बोला जाता है स्यू एंड बी स्यूड। स्यू का मतलब होता है केस फाइल करना, फाइल अ केस, कि आपकी कंपनी पे कोई केस फाइल कर सकता है, यानी कि कंपनी के नाम से केस फाइल होगा, और आपकी कंपनी भी किसी और थर्ड पार्टी के ऊपर केस फाइल कर सकती है अपने नाम से। नेक्स्ट, परपैचुअल सक्सेशन। अब परपैचुअल सक्सेशन को कुछ इस तरीके से समझो, हमें कौन बना रहा है, हमें इस धरती पे भेजने का काम किसका है? उस ऊपर वाले का। वो ऊपर वाला ही हमें बनाते हैं और ऊपर वाला ही मिटाता है। इस कंपनी को किसने बनाया है? लॉ ने, इस एक्ट ने। मैंने कब कहा कि आपकी कंपनी एग्जिस्टेंस में आई? जिस दिन आपने उसका रजिस्ट्रेशन करा दिया, तो लॉ ही इसे बनाता है, लॉ ही इसे मिटाएगा। तो किसी भी मेंबर की डेथ, किसी भी मेंबर की ल्यूनेंसी, या किसी भी मेंबर के बैंकरप्ट हो जाने की वजह से कंपनी बंद नहीं होती है, कंपनी चलती रहती है। आपने नाम सुना होगा किंगफिशर, चलेगी ना? क्यों चल रही है? सेपरेट एंटिटी थी भाई। बहुत सारी ऐसी कंपनियों के नाम आपने सुने होंगे जिनके ऑनर्स बैंकरप्ट हो गए, बट स्टिल कंपनी चल रही है। क्यों? क्योंकि कंपनी की अपनी सेपरेट लीगल एंटिटी थी, उसे लॉ नहीं बनाया, तो लॉ ही उसे मिटा सकता है। तो परपैचुअल का मतलब क्या होता है? कंटिन्यूएशन। सक्सेशन मतलब जो आगे चलता रहता है। तो कोई भी कंपनी की जो एग्जिस्टेंस है वो कॉन्टिन्यूटी है। कॉन्टिन्यूटी मींस परपैचुअल मतलब कि लगातार चलने वाला है। आपकी कंपनी बंद नहीं होगी किसी भी एक मेंबर के आने जाने या उसको कुछ भी हो जाने की वजह से। अच्छा, समझ आ गई? नेक्स्ट, लिमिटेड लाइबिलिटी। अब लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है? देनदारी। भाई हम अगर कंपनी में पैसा लगा रहे हैं, तो हमें इस बात के लिए भी तैयार रहना होगा ना कि कंपनी को कोई नुकसान होगा तो नुकसान की भरपाई करनी पड़ेगी। अगर हम हो सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब अकेले चला रहे बिजनेस, तो कल को अगर बिजनेस के एसेट्स कम पड़ गए ना, तो अपने घर से सामान लेकर आना पड़ता है उस कर्जे को चुकाने के लिए। बट क्या कंपनी में भी ऐसा होगा क्या? अगर ऐसा होता तो बहुत सारे लोगों के घर बिक चुके होते अब तक, लेकिन नहीं बिके ना। क्यों? क्योंकि लाइबिलिटी कैसे थी? लिमिटेड, कि भाई हम उतने तक के लिए लाइबल है जितना पैसा हमने सब्सक्राइब किया, जितने पैसों के लिए हमने आपसे बातचीत करी है, या जितना पैसा मैं कह रही हूं हमने आपके बिजनेस में लगाया है, उसके अलावा आप हमसे कोई भी पैसा नहीं मांग सकते। हालांकि कंपनी में 3 तरीके की लाइबिलिटी होती है, एक का नाम तो लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। कुछ नहीं कहा है तो लिमिटेड लाइबिलिटी है। तो लिमिटेड लाइबिलिटी है कि जितने से आपने सब्सक्राइब किया बिजनेस के अंदर, आप उतने से ही लाइबल हो। एक होती है लाइबिलिटी बाय गारंटी। लाइबिलिटी बाय गारंटी का मतलब है कि आप ये कहते हो कि सुनो, जब तुम्हारी कंपनी बंद होगी ना, तो मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूं कि 2 लाख रुपए दूंगा। तो ये है लाइबिलिटी बाय गारंटी, जहां पर हम गारंटी देते हैं बट ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी।
जब आपकी कंपनी बंद होगी सिर्फ तब हमें पैसा देना है, वो भी हमने फिक्स कर दिया कि कितना देंगे, 2 लाख 3 लाख 4 लाख जो भी हमने कहा होगा। ठीक। तीसरा केस होता है जो कि बहुत रेयर होता है, कई बार हमारी कंपनीज में भी अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाला केस होता है। तो अगर अनलिमिटेड लाइबिलिटी है तो भाई आपको लाना ही पड़ेगा, अपने पर्सनल एसेट्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, बट आपको सिर्फ इतना ध्यान रखो कि लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, क्योंकि ज्यादातर यही है। नेक्स्ट, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ द शेयर्स। शेयर्स मतलब अपना हिस्सा किसी को दे देना। अभी आपको मैंने नहीं बताया, मैं ये मान के चल रही हूँ आपको नहीं पता कि शेयर्स क्या, क्योंकि मैं समझाऊंगी अभी आपको कि शेयर्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे मैं कह रही हूँ आप इतना समझो कि हिस्सेदारी, हमारा घर है, घर की हिस्सेदारी है सपोज, तो क्या अपनी हिस्सेदारी किसी को हम दे नहीं सकते? अपनी हिस्सेदारी आप किसी को, मतलब भाई हमारा एक घर है, हमें आज बेचना है, तो हम प्रॉपर्टी डीलर को बता देते हैं कि हमने घर बेचने जा रहे हैं और वो बेच देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही तो काम करती है स्टॉक एक्सचेंज, शेयर मार्केट। हमारे कंपनी के शेयर्स होते हैं, हम उनको बता देते हैं जी हमें बेचना है, तो वो बिकवाने में हमारी मदद कर सकते हैं। बट ये काम सिर्फ पब्लिक कंपनी कर सकती है, एक प्राइवेट कंपनी ये काम नहीं कर सकती। कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं कि जी हम ना अपने रिश्तेदारों तक की बातचीत समेट के रखना चाहते हैं, हमें नहीं चाहिए वो बाहर के लोग, हमें घर बेचना तो है लेकिन अपने बंदों में ही बेचना है, तो वो चुपचाप करते हैं ये काम अंदर ही अंदर। लेकिन जो लोग चाहते हैं कि ठीक है कोई भी आए कोई भी खरीद ले, हमें कोई मतलब नहीं है, तो वो पब्लिकली काम करते हैं ना। तो एक पब्लिक कंपनी अपने शेयर्स को ट्रांसफर कर सकती है। ठीक है, यानी कि जो भी कंपनी पब्लिक कंपनी है या जिसने अपने शेयर्स लिस्ट करा रखे हैं स्टॉक एक्सचेंज में जाके, वो अपने शेयर्स को ट्रांसफर कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट, मैनेजमेंट एंड ओनरशिप। मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? जो बिजनेस को चला रहा है। ओनरशिप यानी कि जो पैसा लगा के बैठा है। बात समझ आ गई? जिसका मालिकाना अधिकार है। ऑनरशिप का मतलब क्या होता है? मालिकाना अधिकार। जरूरी नहीं है जिसका मालिकाना अधिकार है वही ये बिजनेस चला रहा हो, सारे मेंबर्स बिजनेस चलाएं ये नहीं होता कंपनीज के अंदर। कंपनीज के अंदर हम लोग इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं जिनको बोला जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और यही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उस कंपनी को चलाने का काम करते हैं। ठीक है, तो ऑनरशिप और मैनेजमेंट यहां सेपरेट होती है। उसके बाद आती है कॉमन सील। कॉमन सील मतलब कंपनी को तुमने कह दिया आर्टिफिशियल पर्सन है, उसे कह दो ला साइन कर दे, कर पाएगी क्या? वो उसके हाथ नहीं है भाई, नहीं कर सकती वो, बट उसकी एक स्टैंप होती है जिसपे कंपनी का नाम लिखा होता है। तो लॉ कहता है आप अपनी ये स्टैंप रख भी सकते हो, नहीं भी रख सकते हो, कोई कंपलसरी नहीं है। ठीक है, तो अ कंपनी में और मे नॉट हैव अ कॉमन सील, और अगर आप रखते हो तो जो भी आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं कंपनी के, उसके ऊपर आप इसको क्या लगाते हो? इसका ठप्पा लगाते हो। बात समझ आ गई? तो ये फीचर्स थे आपकी कंपनी के कि क्या वो इनकॉर्पोरेट होनी चाहिए कंपनीज एक्ट के अंदर, सेपरेट एंटिटी होती है अपने मेंबर से, आर्टिफिशियल पर्सन है मतलब प्रॉपर्टी खरीद सकती है, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकती है, लोन वगैरह ले सकती है, एंड स्यू एंड बी स्यूड, केस फाइल कर सकती है, कोई इस पे केस फाइल कर सकता है। परपेचुअल सक्सेशन है, लगातार चलती रहती है हमारी कंपनी, किसी के मेंबर आने जाने, बैंकक्रप्ट हो जाने या उसके इनसेन हो जाने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लिमिटेड लाइबिलिटी यानी कि जितना पैसा लगाया सिर्फ उतने तक के लिए ही लाइबल हो। शेयर्स किसी और को ट्रांसफर कर सकते हो ओनली इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी। और मैनेजमेंट और ओनरशिप की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सेपरेट होती है। कॉमन सील एक तरीके की स्टैंप होती है जो कंपनीज के डॉक्यूमेंट पे लगाई जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी। अब समझते हैं कि शेयर कैपिटल आप कह रहे हो तो ये शेयर का मतलब क्या होता है? शेयर का सीधा सा अगर मतलब मैं पूछूं आपसे तो आप उसे हिंदी में डिस्क्राइब करोगे कि ये क्या होता है? हिस्सा। ठीक है, हिस्सा होता है ये। अब जैसे कि आप ये मान लो कि ये कंपनी है, ठीक है, इस कंपनी के ना बहुत सारे पार्ट्स, मैं चाहती हूँ कि मुझे ये कंपनी के अंदर ना पैसा लगाना है और इस कंपनी का के अंदर जो हिस्सेदारी मुझे देनी है वो एक ही इंसान को नहीं देनी। ठीक है, तो मैंने क्या किया, अपनी इस कंपनी के कुछ हिस्से किए और ये रहे उसके हिस्से। ठीक है, ये मेरी कंपनी के क्या है? कंपनी के कुछ हिस्से हैं। ठीक है, मैंने कहा कि जिस जिसको मेरी इस कंपनी में पैसा लगाना है वो मुझसे ये इन हिस्सों को खरीद लो, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि किसी एक की ही पावर, किसी एक के हाथ में सारी पावर आ जाए। मैं नहीं चाहती कि कोई एक ही आके मेरी कंपनी को रूल करे। तो मैंने अपनी कंपनी को कुछ हिस्सों में बांट दिया और मैंने कहा कि जिस जिसको मेरी कंपनी में हिस्सा चाहिए आके इसको खरीद लो। तो यहां पर मैंने हर एक हिस्से का एक प्राइस सेट किया। मैंने कहा जिसको ये चाहिए ना 25 रुपए का ये एक है, जो भी इसको लेना चाहता है 25 रुपए लेकर आए और इसको लेकर चला जाए। तो जितने भी लोग इसको लेते रहेंगे, जितने भी लोग आते रहेंगे, सारे गिर गए, जितने भी लोग आते रहेंगे उतने लोगों को ये मिलता रहेगा। और यानी कि उस कंपनी के अंदर उन सभी लोगों को क्या मिलती जाएगी? हिस्सेदारी। ठीक, इसी तरीके से आप घर में प्रॉपर्टी के बारे में तो बहुत सारी बातें सुनते होंगे कि पापा की प्रॉपर्टी है, दादाजी की प्रॉपर्टी है। तो आजकल जो पिताजी है, सपोज करो दादाजी हैं और उनका बेटा है, बेटा तो नहीं मांग रहा हिस्सा, पोता मांग रहा है आजकल हिस्सा।
कि मुझे चाहिए, मुझे प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए। अब क्या उसे पूरा हिस्सा मिलेगा? नहीं, उसको कितना पार्ट मिलेगा? जितना उसके हिस्से में आया होगा, सीधी सी बात है। तो हिस्सा क्या कह रही है, बार बार आप हिस्सा हिस्सा, राइट राइट, शेयर शेयर कह रहे हो, तो ये है क्या? तो आपने सीधी भाषा, सरल भाषा में क्या कहा, मुझे मेरा हक दो। यानी कि जब भी आपको कहीं पर हिस्सा मिलता है तो उस हिस्से के साथ आपको हक भी मिलता है, और उसका क्या मतलब है? राइट। ठीक है, और यहां पर उस राइट का नाम क्या है? ऑनरशिप राइट। एक मालिकाना अधिकार मिल रहा है आपको, क्योंकि आपने उस बिजनेस में क्या लगाया है? पैसा लगाया है, और उस पैसे लगाने की वजह से ही आपको क्या मिला है उस कंपनी के अंदर? शेयर, हिस्सा, यानी कि एक राइट। मैंने कहा कि किसी कंपनी को ना 10 लाख रुपए की जरूरत है, किसी कंपनी को, ठीक है। अब ये 10 लाख रुपए में किसी एक से जाके कहूंगी ना कि यार 10 लाख रुपए मुझे दे दो, तो थोड़ा जोर पड़ेगा उसके ऊपर, वो सोचेगा, 10 बार सोचेगा कि यार 10 लाख रुपए दूं या ना दूं। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने इस 10 लाख को ना छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया, और वो हिस्से पता है कितने कर दिए मैंने कहा 10 लाख के हिस्से कर दो 1 लाख में, इसे 1 लाख यूनिट में बांट दो। ठीक है, अब 1 लाख यूनिट में मैंने बांट दिया, तो 1 यूनिट कितने की रखनी चाहिए मुझे 10 लाख रुपए पूरे करने के लिए? 10 रुपए की। भाई 1 लाख यूनिट में मैंने डिवाइड कर दिया, मैंने ना अपनी प्रॉपर्टी के 10 लाख की चीज के मैंने 1 लाख हिस्से कर दिए, और मैंने कहा एक हिस्सा 10 रुपए का है, तो लोगों के ऊपर जोर नहीं पड़ेगा पैसे देने में। 10 रुपए का एक हिस्सा है, जोर पड़ेगा क्या देने में? नहीं। और जिसको जितना चाहिए, भाई 1 लाख इंटू 10 लाख रुपए पूरे हो जाएंगे। अब सपोज करो कि मैं किसी के पास गई कि यार मुझे 10 लाख रुपए की जरूरत है, और मेरे पास 1 लाख हिस्से है, 10 रुपए का एक हिस्सा है। उसने कहा ठीक है कोई बात नहीं, 1000 हिस्सा हम खरीद लेते हैं 10 रुपए के हिसाब से, तो वो कितना पैसा देके जाएगा? 10,000। तो ऐसे बहुत सारे लोगों से हम पैसे इकट्ठा कर सकते हैं, तो इसे बोलते हैं शेयर। शेयर का मतलब क्या है? शेयर कुछ नहीं है, शेयर कोई मतलब कोई सामान नहीं है जो बेचा जा रहा है। शेयर सिर्फ कंपनी का हिस्सा है जो पैसे इकट्ठे करने के लिए सामने वाली पार्टी को दिया जा रहा है। वो आपको पैसे देते हैं, बदले में आप उन्हें उस कंपनी का क्या दे देते हो? हिस्सा दे देते हो। आप उनकी यूनिट्स परचेज कर लेते हो बेसिकली। समझ आ गई ये बात? और इसी को हम क्या बोल देते हैं? शेयर कैपिटल। क्या बोलते हैं? शेयर कैपिटल। ठीक, और जो लोग इस शेयर कैपिटल में पैसा लगाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर्स। अब आपको समझ आ गया शेयर होल्डर क्या होता है? शेयर होल्डर्स वो लोग होते हैं जो शेयर कैपिटल लेते हैं, जो शेयर्स में पैसा लगाते हैं, जो कंपनी में अपनी हिस्सेदारी देते हैं, वो लोग क्या कहलाते हैं? शेयर होल्डर्स। ठीक है, टाइप्स, काइंड्स और क्लासेस ऑफ शेयर्स, मतलब आप इसे टाइप्स कह लो, क्लासेस कह लो या काइंड्स कह लो, बात एक ही है। तो बात है कि हम पढ़ने जा रहे हैं कि शेयर्स कितने तरीके के होते हैं। आपको 2 कैटेगरीज दिखती हैं शेयर्स की, बचपन में पढ़ा था आप लोगों ने, इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, 11th के बचपन में। हाँ जी, सो इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, अब दोनों की अगर अलग अलग क्लासेस हैं तो कोई तो डिफरेंस होता होगा ना। अब जैसे कि एरोप्लेन में भी क्लासेस होती है ना, बिजनेस क्लास, इकोनॉमिक्स क्लास, तो कुछ तो फर्क होता है ना, तो ऐसे यहाँ पर भी शेयर से फर्क होता है क्या? सबसे पहले मैं बात करती हूँ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की। प्रेफरेंस, इसके नाम में ही है कि आप उसे कुछ ना कुछ फायदेमंद चीज देते हो। तो जो भी हमारे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल खरीदते हैं ना, उन्हें 2 प्रेफरेंशियल राइट्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं? 2 प्रेफरेंशियल राइट्स। पहला राइट होता है राइट ऑफ डिविडेंड, फिक्स डिविडेंड कह सकते हो, कि आपकी कंपनी को प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के ऊपर डिविडेंड पे करना होता है। और जनरली जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होते हैं उन्हें फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है। और पता है किससे पहले? इक्विटी वालों से भी पहले। कि जो इक्विटी को खरीदते हैं, जब बट रहा होता है ना, प्रॉफिट बट रहा होता है तो लाइन लगी होती है, जब प्रॉफिट आता है तो लाइन लगती है, तो लाइन में सबसे आगे लगे हुए होते हैं पता है कौन? क्रेडिटर्स, बाहर वाले लोग जिन्होंने हमें पैसा उधार दिया, तो वो इंटरेस्ट लेने के लिए खड़े रहते हैं। फिर उसके पीछे हमारी सरकार खड़ी होती है टैक्स वैक्स लेने के लिए। फिर जब वो टैक्स लेकर चली जाती है तो उसके बाद ये दोनों खड़े होते हैं। तो इन दोनों में बेचारा इक्विटी वाला अगर पहले खड़ा हो जाता है ना, तो प्रेफरेंस वाला धक्का मार के उसे पीछे कर देता है, पीछे आ जा, तेरे पास राइट नहीं है, मेरे नाम के आगे लगा है प्रेफरेंस, तुझे नहीं मिलेगा, तो पीछे आ। तो सबसे पहले डिविडेंड किसको दिया जाता है? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को। इसके पास ये पहला राइट है कि प्रॉफिट में से जब डिविडेंड का बंटवारा होगा तो इक्विटी वालों से पहले किसको मिलेगा डिविडेंड? इसको मिलेगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा राइट इसको क्या मिलता है? राइट ऑफ रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। अब रीपेमेंट ऑफ कैपिटल का मतलब कि तुम्हारी कंपनी बंद हो गई, ठीक है, अब फिर से लाइन लगी पैसों को बांटने के लिए। जब कंपनी बंद हुई तो पैसे को बंटवारा हो रहा था, तो जिन्होंने पैसा ले रखा होगा वो खड़े होंगे ना लाइनों में, तो सबसे आगे लाइन में कौन खड़ा होगा? फिर से वही बाहर वाले, बैंक वाले, डिबेंचर होल्डर, क्रेडिटर्स, वो सारे खड़े हुए लाइन में। तो वो पहले पैसा लेके चले गए,
फिर ये दोनों खड़े हो गए लाइन में, फिर से इक्विटी वाला पहले खड़े हो गया था, फिर से प्रेफरेंस वाला आया, उससे कहता आजा पीछे आजा, फिर से उसे पीछे कर दिया। कि यानी कि जब रीपेमेंट ऑफ कैपिटल होता है ना, यानी कि पैसा वापस किया जा रहा होता है, तब भी सबसे पहले पैसे वापस लेने का जो अधिकार है वो किसके पास है? प्रेफरेंशियल कैपिटल वालों के पास है। ठीक है, तो ये दो प्रेफरेंशियल राइट होते हैं प्रेफरेंशियल कैपिटल के पास। कौन कौन से? राइट ऑफ डिविडेंड या कहो राइट ऑफ फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड बिफोर इक्विटी शेयर होल्डर्स, और साथ साथ राइट ऑफ रीपेमेंट ऑफ कैपिटल बिफोर इक्विटी शेयर होल्डर्स। ठीक, तो ये कहता है कि मेरे हाथ में कुछ लगेगा या नहीं लगेगा, क्योंकि अगर इनको डिविडेंड बांटते हुए सारा पैसा खत्म हो गया ना, तो इस बेचारे के हाथ में कुछ नहीं लगने वाला है। इसी तरीके से कैपिटल की वापसी करते टाइम अगर पैसा खत्म हो गया ना, तो इसके हाथ में कुछ नहीं लगने वाला है। तो क्या इसके हाथ में तुम खाली कटोरा दोगे क्या? तो पैसा लगाएगा क्यों तुम्हारे बिजनेस में? तो इसके हाथ में तुमने पावर दी। अगर पैसा देखा जाए तो इनके हाथों में दे रहे हो, तो इनके हाथ में आप पावर देते हो। और वो पावर क्या होती है? सबसे पहला, इनके पास राइट होता है मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का। ये मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का मतलब कि जो भी डिसीजन लिया जाता है कि कंपनी में काम कैसा हो रहा है, मैनेजमेंट में क्या हो रहा है, ये उन एक्टिविटीज को देख सकते हैं। तो बेसिकली जब इनका पैसा लगा होगा तो ये देख सकते हैं ना कि पैसे का इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है, कहीं पैसा डुबाया तो नहीं जा रहा। तो ये सारी चीजों के ऊपर ये कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं, ये सारी चीजों में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दूसरा राइट आप इन्हें क्या देते हो? आप इन्हें देते हो वोटिंग राइट। आप इन्हें क्या देते हो? वोटिंग राइट। वोटिंग राइट किस चीज के लिए? कि जब हमारे यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का सिलेक्शन होता है या कोई भी डिसीजन मेकिंग हो रही है उस टाइम पे, तो इनको वोट देने का अधिकार है। वहीं पे जब वोटिंग सिस्टम चल रहा होता है, पूरी बोर्ड मीटिंग चल रही है, ठीक है, तो प्रेफरेंस वाले क्या करते हैं? गेट खोल के झांकने की कोशिश करते हैं, तो तुरंत एक इक्विटी शेयर होल्डर आता है और गेट बंद कर देता है। अब तुम यहां से जाओ। क्यों? क्योंकि अब तुम्हारे पास ये अधिकार नहीं है कि तुम वोट दे सको या मैनेजमेंट के जो डिसीजन है उसमें तुम पार्टिसिपेट कर सको, क्योंकि वोटिंग राइट का जो अधिकार है वो सिर्फ किसको मिल रहा है? इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिल रहा है। तो ये दो बेसिक डिफरेंस हुए हमारे प्रेफरेंशियल कैपिटल और इक्विटी शेयर कैपिटल के बीच में, कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को यहाँ पे दो प्रेफरेंशियल राइट मिलते हैं, उनके डिविडेंड से रिलेटेड और रीपेमेंट ऑफ कैपिटल से रिलेटेड। वहीं पे इक्विटी वालों को मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का अधिकार मिल रहा है और वोटिंग राइट का अधिकार मिल रहा है। ये लोग बिल्कुल भी इन दोनों राइट्स में क्या है? अपने इंटरफेरेंस नहीं दिखा सकते। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। देखो हमने ये तो पढ़ लिया कि दो क्लासेस ऑफ शेयर्स होते हैं हमारे पास, प्रेफरेंस और इक्विटी शेयर्स। बट प्रेफरेंस में भी फर्दर कुछ क्लासेस होती हैं, कुछ टाइप्स होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास चार बेसिस पर हमने इसकी कैटेगरीज को डिवाइड किया है कि प्रेफरेंस शेयर्स को ऑन द बेसिस ऑफ डिविडेंड कैटेगराइज किया जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिसिपेशन इन सरप्लस प्रॉफिट भी कैटेगराइज किया जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्टिबिलिटी और ऑन द बेसिस ऑफ रिडेम्पशन। तो ये चार कैटेगरीज हैं जिसके बेसिस पर आप प्रेफरेंस शेयर्स को क्या कर सकते हो? डिवाइड कर सकते हो अलग अलग कैटेगरी के अंदर। तो अगर मैं सबसे पहले बात करूं डिविडेंड की, तो डिविडेंड क्या होता है? जब आप किसी कंपनी के शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट करते हो तो आपको जो रिटर्न मिलता है उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर, उसे डिविडेंड कहा जाता है। तो यहाँ पर दो चीजें हैं, क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। क्यूमुलेटिव का मतलब क्या होता है? इकट्ठा करना किसी चीज को। अब क्या होता है कि जब भी डिविडेंड का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा होता है आउट ऑफ प्रॉफिट, तो सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर वालों को मिलता है, फिर उसके बाद मिलता है इक्विटी शेयर होल्डर्स को। तो यहाँ पर आपको एक बात समझनी है कि कभी कभी जो डिविडेंड जो हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं तो प्रॉफिट नहीं बचता कंपनी के पास। कभी कभी ऐसा होता है कि भाई लॉसेस में हम चल रहे हैं या हम किसी साल डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाए। तो अगर आपने क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स खरीदे हैं तो आपको एक राइट मिलेगा कि सपोज कंपनी ने किसी पिछले 2 साल में डिविडेंड पे नहीं किया, तो जब तीसरे साल में कंपनी को प्रॉफिट होगा ना, तो सबसे पहले वो पिछले 2 साल का भी डिविडेंड पे करेगी और करंट ईयर का भी आपको डिविडेंड पे करेगी। क्यों? क्योंकि आपने कौन से वाले शेयर्स परचेज किए हैं? क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। क्यूमुलेटिव मतलब जितना भी इकट्ठा किया हुआ आपका डिविडेंड होगा अब तक का, एरियर्स ऑफ डिविडेंड जिसे कहते हैं। एरियर मतलब होता है आउटस्टैंडिंग। तो जो आपको पिछले साल के अगर डिविडेंड्स नहीं मिले हैं तो वो सारे डिविडेंड्स आपको मिलेंगे। बट अगर आपने नॉन क्यूमुलेटिव परचेज किए हैं तो ऐसा कोई राइट आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ करंट ईयर का ही आपको डिविडेंड मिलेगा। अगर पिछले किसी साल में नहीं मिला है तो वो गया। ठीक है, उसके बाद सेकंड कैटेगरी आती है पार्टिसिपेशन इन द सरप्लस प्रॉफिट। अब क्या होता है कि जैसे प्रॉफिट हुआ, पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर वालों को डिविडेंड मिल गया, फिर इक्विटी वालों को मिल गया, बट उसके बाद भी प्रॉफिट बच गया है, तो उस बचे हुए प्रॉफिट में जो हिस्सा होता है वो वैसे तो इक्विटी वालों का होता है, बट अगर आपने पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स खरीदे हुए हैं तो उस रिमेनिंग प्रॉफिट में भी आपका हिस्सा रहेगा। मतलब जब हमने दोनों ही कैटेगरीज ऑफ शेयर्स को डिविडेंड बांट दिया है,
हमने प्रेफरेंस वालों को भी बांट दिया, हमने इक्विटी वालों को भी बांट दिया, उसके बाद भी प्रॉफिट बच गया तो फिर से यहाँ पर एक राइट आ जाता है हमारे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास, अगर आपने पार्टिसिपेटिंग वाले प्रेफरेंस शेयर्स खरीदे हुए हैं तो, कि आप रिमेनिंग प्रॉफिट में भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। और अगर आपने नॉन पार्टिसिपेटिंग खरीदे हैं तो आपका कोई राइट नहीं है, सारा का सारा राइट फिर किसका है, वो इक्विटी वालों का है। नेक्स्ट, कन्वर्टेबिलिटी। कन्वर्टेबिलिटी में भी दो तरीके के हैं, कन्वर्टेबल और नॉन कन्वर्टेबल। अगर आपने कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स खरीदे हैं तो आप कभी भी उनको इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट अगर आपने नॉन कन्वर्टेबल खरीदे हैं तो आपके पास ऐसा कोई भी राइट नहीं है। रिडेम्पशन के बेसिस से बात करूं तो रिडीमेबल और इररिडीमेबल दो तरीके की कैटेगरीज हैं। रिडीमेबल, पहली बात तो रिडेम्पशन का मतलब क्या होता है, रिडेम्पशन का मतलब होता है रीपेमेंट, सिंपल लैंग्वेज में रीपेमेंट, कि आपने पैसा लिया है वो पैसा आपको वापस करना होता है। तो अगर आपने रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स खरीदे हैं तो एक टाइम के बाद उस प्रेफरेंस शेयर्स का जो पैसा है वो वापस किया जाएगा। जैसे हमने 10 साल के लिए इश्यू करे प्रेफरेंस शेयर्स, तो 10 साल बाद वो पैसा आपको वापस करना है। मैक्सिमम आप 20 ईयर्स के लिए ही ले सकते हो प्रेफरेंस शेयर्स, मतलब जो इनकी मैक्सिमम लिमिट है रिडेम्पशन की वो 20 ईयर्स है, उससे ज्यादा नहीं। तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कौन से होते हैं, जिन्हें कभी रिडीम ही नहीं करना होता, जिनका पैसा सिर्फ कब वापस किया जाएगा, ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, यानी कि जब आपकी कंपनी बंद होगी सिर्फ तभी आपको ये पैसा वापस करना है। बट अभी मैं यहाँ पे एक भी बात कह रही हूँ कि 20 साल से ज्यादा के लिए आप ले नहीं सकते, क्या पता आपकी कंपनी 30 साल तक चल रही हो, 40 साल तक चल रही हो। तो कंपनीज एक्ट 2013 ये कैटेगरी तो बताता है बट परमिट नहीं करता इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू करना। आप कभी भी इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू नहीं कर सकते एज पर कंपनीज एक्ट 2013। पहले के एक्ट्स में अलाउड था, अब अलाउड नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास 4 कैटेगरीज हैं प्रेफरेंस शेयर्स की, कि डिविडेंड के बेसिस पे, पार्टिसिपेशन के बेसिस पे, कन्वर्टिबिलिटी के बेसिस पे और रिडेम्पशन के बेसिस पे। थ्योरेटिकली पता होना चाहिए, इससे रिलेटेड कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है।